नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के बारे में। यह इस सीरीज़ का हमारा तीसरा लेक्चर है। इसके पहले 2 वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। लो एस्पिरेंट्स के लिए ये वाला जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो प्रीवियस 2 वीडियो है उसमें क्रमशः जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है इसके परिचय की, इसकी उद्देश्य विशेषताओं के बारे में बात की है। देन सेकेंड वीडियो में हमने इस एक्ट में प्रयुक्त होने वाले जो प्रमुख शब्दावली है उसका अर्थ समझा है और आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज मजदूरी के बारे में। जो एक्ट है इसका नाम ही है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। तो यहाँ पर हम मजदूरी के सारे पैमानों को समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूनतम मजदूरी क्या होता है और फिर इसके ऊपर की मजदूरी क्या होता है, इस प्रकार से। तो चलिए हम समझते हैं। तो फेयर वेजेस कमेटी ने अपना प्रतिवेदन दिया था भारत सरकार को और 1949 में, ये 1949 है में अपनी इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया था और उसके अनुसार मजदूरियों का विभाजन किया गया था। यानी कि वो मेहनताना जो किसी भी उद्योग या नियोजन में काम करने पर किसी श्रमिक को दिया जाता है। तो कई बार क्या होता था कि श्रमिकों का शोषण किया जाता था और उन्हें इतना कम दिया जाता था कि उससे उनका पेट भी नहीं भर पाता था, लेकिन मजबूरी में उन्हें वो काम करना पड़ता था। तो इसी के लिए जो है श्रमिकों के लिए एक न्यूनतम सीमा फिक्स की गई कि एक न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए जिसमें कि वो अपना जो है भरण पोषण अच्छे से कर सके और इससे किसी भी हालत में कम मजदूरी नहीं दी जानी चाहिए, चाहे नियोजक को फायदा हो अपने उद्योग से या अपने नियोजन से या फिर ना हो। तो इसी प्रकार से जो मजदूरियों का विभाजन किया गया है बेसिकली इन 4 चीज़ों में किया गया है, जिसको बोलते हैं निर्वाह मजदूरी या इसको लिविंग वेजेस कहते हैं, न्यूनतम मजदूरी, उचित मजदूरी यानी कि फेयर वेजेस एंड आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी। आइए इन चारों को हम क्रमशः समझने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं निर्वाह मजदूरी यानी कि लिविंग वेजेस के बारे में। तो जीवन निर्वाह भी इसको कहा जाता है कहीं कहीं बार। तो ये मजदूरी जो होती है मजदूरी का सबसे बेस्ट होती है, यानी कि मजदूरी की उच्चतम सीमा होती है और इसमें व्यक्ति को इतना मजदूरी दी जाती है जिसमें कि वो स्वयं का उसके ऊपर आश्रितों का यानी कि उसके पत्नी या बच्चों का भरण पोषण, जीवन बीमा, आवास, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ तक कि मनोरंजन करने की आर्थिक क्षमता भी उसमें सम्मिलित हो जाती है। तो इस प्रकार की मजदूरी जो होती है निर्वाह मजदूरी कहलाती है और हर एक मजदूरी प्राप्त करने का अंतिम लक्ष्य होता है कि हर एक श्रमिक को इतनी मजदूरी तो मिलना ही चाहिए कि जिसमें कि ये सारी चीजें सम्मिलित हो सके। तो ये जो है अपर लेवल होता है मजदूरी का। और उचित मजदूरी तथा न्यूनतम मजदूरी से अधिक होती है। अभी हमने 4 प्रकार देखे हैं, तो इन चारों प्रकार में सबसे जो टॉप की मजदूरी यानी कि सबसे बढ़िया जो होती है वो निर्वाह मजदूरी होती है। अब हम अगर आगे बढ़े तो ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ के समझौता न्यायालय के जस्टिस हगिन्स के अनुसार इन्होंने भी जीवन निर्वाह मजदूरी को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया है कि वह मजदूरी जो कर्मकारों को भोजन, वस्त्र, आवास, दुर्दिन यानी कि जब आप बीमार हो उस समय की कंडीशन की बात की जा रही है के लिए बचत, आराम, देय स्थिति, उसके श्रम और कल के गरिमा में स्थान और सुखमय जीवन को व्यतीत करने का जो है साधन प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ पर ये आरामदेह स्थिति है, उसके श्रम और कला, कला है, ये कला के गरिमामय स्थान और सुखमय जीवन व्यतीत करने का स्थान प्रदान करती है। तो ये जो होती है जीवन निर्वाह मजदूरी होती है। देश के आर्थिक विकास के साथ इसका स्तर बढ़ता चला जाता है, यानी कि जहाँ पर मैक्सिमम लोगों को अगर जीवन निर्वाह मजदूर मिल रही है इसका मतलब वहाँ का देश जो है तरक्की पर है, आर्थिक विकास जो है उच्चतम वहाँ पर बताया गया है। तो ये है हमारी जीवन निर्वाह मजदूरी। अब हम बात करते हैं न्यूनतम मजदूरी की। तो न्यूनतम मजदूरी एक्चुअल में इस अधिनियम में, नाम तो इसका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है लेकिन इसमें इसको परिभाषित नहीं किया गया है। इसके समय समय पर जो है न्यायालयों ने या फिर
जो भी इसको एक्सप्लेन करते हैं उन्होंने इसको डिफाइन किया है। तो इससे कम मजदूरी किसी भी मजदूर को प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार से जीवन निर्वाह मजदूरी अपर लेवल होता है, उसी प्रकार से मजदूरी का लोवेस्ट लेवल जो निर्धारित किया है वो क्या है, न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित किया है। यानी कि किसी भी कंडीशन में, और वो भी न्यूनतम मजदूरी भी ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति का भरण पोषण हो सके। तो इससे कम मजदूरी किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी, और वह मजदूरी जिस काम मिलने पर किसी भी कर्मकार का जीवन यापन संभव ही नहीं हो पाता, यानी कि इससे कम पे अगर मिलेगी तो जीवन यापन संभव ही नहीं है। न्यूनतम जीवन स्तर एवं भरण पोषण के लिए प्रदत्त आवश्यक मजदूरी न्यूनतम मजदूरी कहलाती है। तो यहाँ पर इसको हमने इस प्रकार से डिफाइन भी कर रखा है कि न्यूनतम जीवन स्तर एवं भरण पोषण के लिए प्रदत्त आवश्यक मजदूरी। अब हम बात करते हैं 1948 की उचित वेतन समिति की। तो इसने न्यूनतम मजदूरी को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया है कि न्यूनतम मजदूरी से श्रमिक न केवल जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, जिससे श्रमिक की कुशलता को बनाया रखा जा सके। न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना आवेदन नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें जब हम धारा 3-4 पढ़ेंगे वहां पर भी इसको स्पष्ट करेंगे। न्यूनतम मजदूरी गरीबी रेखा से ऊपर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है कि जो गरीबी रेखा होती है, जो गरीबी को डिफाइन करने वाली चीज होती है, उससे कम किसी भी कीमत पर ये नहीं होना चाहिए, यानी कि उससे हमेशा ऊपर ही होना चाहिए। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सहायक वेतन बोर्ड स्थापित किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर भी जो है न्यूनतम मजदूरी आप आई थिंक समझ गए होंगे। और जो अब हमने ये जो दो मजदूरी देखी है, जीवन निर्वाह मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी, इसके बीच की मजदूरी होती है एक उचित मजदूरी। तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। उचित मजदूरी क्या होती है? तो यह न्यूनतम तथा जीवन निर्वाह मजदूरी के बीच की होती है, और इसकी सीमा जो है देय क्षमता से निर्धारित होती है, यानी किसी की भी देयता से निर्धारित होती है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास अगर अच्छा पैसा आएगा तो निश्चित रूप से वो अपनी जरूरत की चीजों पर, आराम पर, मनोरंजन पर खर्चा भी करेगा, तो उससे इसको निर्धारित किया जा सकता है। अगर हम इसको और अच्छे से टेक्निकली इसको डिफाइन करें अगर हम, तो जहां कर्मकार नियोजक से अच्छी प्रकार से सौदेबाजी करने की स्थिति में हो, सामूहिक यानी कि हम कहें कि सामूहिक सौदेबाजी की स्थिति हो, उत्पादकता, उद्योग की देय क्षमता, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, समीपस्थ मजदूरी दरें, राज्य की मजदूरी नीति तथा तत्संबंधी विधि आदि के निर्धारित करने के आधार होते हैं। यानी कि इसे उचित मजदूरी को कैसे निर्धारित किया जाता है, तो ये प्रमुख जो है पैमाने होते हैं। इसके अलावा भी इसमें माना जाता है कि मजदूरी की प्रचलित दरें, उद्योग का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में स्थान, श्रम की उत्पादकता, राष्ट्रीय आय का स्तर एवं इसका वितरण, श्रमिक के कार्यभार तथा इसके 3 सदस्यीय परिवार से संबंध स्थापित किया जाना, यानी कि 3 सदस्यों को एक इकाई की तरह माना जाना, और एक उसी के अकॉर्डिंग जो है उसकी मजदूरी निश्चित जब की जाए तो इसको हम उचित मजदूरी कहते हैं। तो आई थिंक समझ गए होंगे कि उचित मजदूरी का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, तो ये उसके प्रमुख फैक्टर है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो आवश्यकता पर आधारित मजदूरी, नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस क्या है? तो इस प्रकार की जो मजदूरी है इसका सर्वप्रथम भारतीय श्रम सम्मेलन में 1957 में इसका जो है विचार रखा गया था, और राष्ट्रीय श्रम आयोग, उचित मजदूरी समिति, द्वितीय वेतन आयोग तथा अन्य कई द्विपक्षीय एवं विशेषज्ञ समितियों ने भी विस्तार से इस पर विचार विमर्श किया है। तो ये क्या होता है? तो वह मजदूरी जो किसी भी अन्य बात पर विचार किए बिना श्रमिक की मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, उसको क्या बोलते हैं? आवश्यकता पर आधारित मजदूरी। और इसके निर्धारण में निम्न आधारभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि ईंधन, प्रकाश, शिक्षा व्यवस्था तथा अन्य विविध खर्चों पर जो है कुल मजदूरी का 20% निश्चित करना चाहिए, और श्रमिक के परिवार के 3 सदस्यों को एक इकाई माना जाना चाहिए, जिसके भी ऊपर बात की थी हमने, और पत्नी तथा बच्चों की कमाई इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। वेस्टर्न वस्त्रों की आवश्यकता, ठीक है, वस्त्रों की आवश्यकता का अनुमान प्रति व्यक्ति 18 गज के हिसाब से 72 गज लगाना चाहिए, और आवास के संबंध में सरकार द्वारा जो है निर्धारित किया जाना चाहिए। तो यह आवश्यकता पर आधारित मजदूरी की परिभाषा थी। तो मुख्य रूप से हमने यहाँ पर 4 मजदूरी देखा, लेकिन मजदूरी के 2 और उपयुक्त विभाजन के अतिरिक्त इसके 2 और आधार होते हैं। तो आइए उसको हम थोड़ा सा साइड में देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं इसको 5 नंबर पर। तो एक होती है नगद मजदूरी, नगद मजदूरी भी होती है, और होती है वस्तु रूप में मजदूरी,
वस्तु रूप में मजदूरी। तो नगद मजदूरी का प्रचलन बहुत ही व्यापक है। इसका अभिप्राय प्रचलित मुद्रा, रुपए, पैसे में कर्मकार को मजदूरी से कुछ चुकाना करना होता है। दूसरी का मतलब होता है पारिश्रमिक के बदले में वस्तु देना, रुपया पैसा देना, जैसे कि गेहूं, चावल, ज्वार आदि जो है वस्तु रूप में दी जाती है। ठीक है, तो इस अधिनियम में भी इस बात पर विशेष तौर पर जोर दिया गया है कि श्रमिकों को जनरली नगद मजदूरी ही दी जानी चाहिए, क्योंकि नियोजक कई बार काम तो करवा लेता है लेकिन अपने मनमाने ढंग से क्या करता है, उसको ऐसी चीजें दे देता है जिसका उसकी लाइफ में कोई यूज ही नहीं होता। तो यहाँ पर इस अधिनियम में भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि नगद मजदूरी यानी कि उसको नगद भुगतान करना आवश्यक है, ताकि वो उसका यूज जो है अपने अकॉर्डिंग कर सके। तो ये प्रमुख मजदूरी की हमने बात की थी। आइए कुछ जजमेंट की भी हम यहाँ पर बात करते हैं, जो इस बात को थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं कि क्या कुछ है सबके विचार। चलिए, तो प्रमुख केसेस हम देखते हैं। यहाँ पर हमने केसेस के केवल नाम लिखा है। साउथ ऑस्ट्रेलियन एक्ट 1912, इसके अनुसार ये कहा गया है, इसने जीवन निर्वाह मजदूरी को एक्चुअल में थोड़ा सा डिफाइन किया है, यानी कि लिविंग वेजेस को, जो कि सबसे टॉप लेवल होता है, उसको डिफाइन किया है कि किसी लोकेलिटी में रहने वाली औसत नियोजती की तर्कसंगत सामान्य आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त धनराशि जहां विचारणीय कार्य किया जा रहा है का तथा किया जाने वाला है। तो ये इसने इस प्रकार से इसको डिफाइन किया है। इसी प्रकार शिवराज फाइन आर्ट और जो है लिथो वर्कर्स बनाम स्टेट इंडस्ट्रियल कोड, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उचित मजदूरी को थोड़ा सा डिफाइन किया है। उचित मजदूरी, तो इन्होंने कहा है कि उचित मजदूरी जीवन निर्वाह मजदूरी तथा न्यूनतम मजदूरी के बीच की मजदूरी है, और उचित मजदूरी होनी चाहिए अर्थात पर्याप्त रूप में इतनी ऊंची ताकि मानव परिवार के लिए भोजन, आवास, कपड़े, चिकित्सा सुविधा तथा बच्चों की शिक्षा आसानी से हो सके। इस प्रकार उचित मजदूरी अर्जन क्षमता तथा काम के भार से संबंधित जो है होती है, ये कहा गया है इसमें। इसी प्रकार हाइड्रो इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम उसके कर्मकार गण में न्यूनतम मजदूरी के बारे में व्याख्या की गई है कि यह अधिनियम मजदूरी संबंधी व्यवस्था करता है कि न्यूनतम मजदूरी की दरों से कर्मकार की केवल भौतिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके श्रमिक का परिवार का भरण पोषण भी किया जाना आवश्यक है। तो ये बात कही गई है इस वाले जो है केस में, जजमेंट में। और इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हम एक और केस देखेंगे कि मैसर्स हिंदुस्तान हौजरी इंडस्ट्री बनाम एफएम लाला, ओके, एफएम लाला और अन्य के वाद में न्यायालय ने कहा है कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारण में औद्योगिक न्यायाधिकरण कर्मकार के दृष्टिकोण से स्थिति पर विचार करेगा, नियोजक के भुगतान करने की सामर्थ्य अप्रासंगिक होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने इसको लेकर जो है और भी बातें कही हैं। इसी प्रकार अगर हम एक और जजमेंट देखें, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम बेंगलुरु यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज एसोसिएशन और अन्य के बाद में न्यायालय ने कहा है कि वेतन, आवास, किराया भत्ता तथा सिटी कंपेंसेटरी अलायंस को स्थान के आधार पर कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप यूनिलैटरली परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार की बात की गई है। और मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड तथा इसके कर्मकार में जो है न्यायालय ने कहा है कि ट्रेनी ऑपरेटर्स, प्लांट असिस्टेंट्स के समान वेतन पाने के हकदार नहीं होंगे। एक्चुअल में समान वेतन वाली बात यहाँ पर थी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सीनियोरिटी जो ट्रेनी ऑपरेटर्स है और प्लांट असिस्टेंट है कि समान वेतन पाने के हकदार नहीं होंगे। वेतन निर्धारण, वेतन संरक्षण, सीनियोरिटी आदि समान नहीं होंगे, इस प्रकार की बात कही है। तो ये जो है प्रमुख केसेस हमने यहाँ पर देखे थे। तो मुख्य रूप से आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पर क्या बात की है। और एक और यहाँ पर केस आपको याद रखना चाहिए, वो है महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय, कृषि यूनिवर्सिटी वर्सेस नासिक जिला सेठ कामगार यूनियन में कहा गया है कि समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत जो हमारे आर्टिकल 39(4) में है, 4 ये वाला होना चाहिए का सिद्धांत मजदूरी निर्धारण में लागू होगा। ठीक है, अगर एक जैसा कार्य हो रहा है, समान कार्य होता है, तो उसके लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई प्रिय हो और कोई अप्रिय हो। ऐसा करना जो होगा अगर किया जाता है तो अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है। आप अपने जो है आंसर राइटिंग में भी इसका
इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आई थिंक इतना ही। हमने मुख्य रूप से यहाँ पर आज आपको केवल मजदूरी को समझाने की कोशिश की है। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी राइटिंग कर सकते हैं। देन इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है जो कि वीडियो एक्चुअल में बड़ा हो रहा है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वो है सेक्शन 3, 4 और 5। तो जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम धारा 3, 4 और 5 की बात करेंगे, जो कि इस मजदूरी को जो है और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेगा। सो गाइज बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो हमारे हौसले को बढ़ाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।